अगर आपने सोच लिया है कि अब तो मैं अपने लिए न्यू बाइक लेने का प्लान कर रहा हूं, लेकिन जब आप बाइक को लेने के लिए YouTube पे जाते हैं और रिव्यू वीडियोस देखते हैं तो आपको लगता है कि यार सारी बाइक्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव बताया जा रहा है, कुछ भी कमी नहीं लग रही है, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है कि आपको, जिससे आपको सोचना पड़े कि मुझे कॉइन का दूसरा साइड देखना है। अगर आपको मैं ये साइड दिखा रहा हूँ तो शायद आपको ये साइड देखने के लिए इसकी दूसरे साइड पे भी जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप एक बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कॉइन के दोनों साइड पता होने चाहिए कि खासियत क्या है और इम्प्रूवमेंट एरियाज या फिर कमियां क्या क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कहीं आपको लेके पछताना तो नहीं पड़ेगा कि अगर आप सही डिसीजन ले रहे हैं या फिर नहीं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको देखना होगा ये प्रोज एंड कॉन्स वीडियो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप लोग नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं और हंटर का 2025 का मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में ये आपके लिए ही वीडियो बनाई गई है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ और बेटर हो सकती थी या फिर ये चीज़ मिसिंग है। सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड 2025 हंटर 350 की सभी प्रोज एंड कॉन्स की डिटेल्स के बारे में। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि भाई मुझे क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर पसंद आई है, क्योंकि मैं कई दिन से इस बाइक को चला रहा हूं और चलाने के बाद देखने के बाद मुझे क्या चीज़ें फील हुई हैं। तो जो चीज़ फील हुई है इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी हैं इस बाइक के अंदर, काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी हैं। तो पहली चीज़ जो अच्छी लगी है वो ये है कि भाई ये बाइक जो है सिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है। उसका रीज़न क्या है? अब रीज़न ये है कि जब भी आप 350 सीसी की बाइक दिमाग में सोचते हैं तो आपको लगता है कि भाई भारी सी बाइक होगी, टैंक बड़ा सा होगा और चलाने में दिक्कत होगी, भारी वेट होगा उसका। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है। जब आप लोग बाइक पर बैठते भी हैं तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील होती है। जब टैंक पे यहाँ पर पैर भी रखते हैं तो आपको ये चीज़ फील होती है कि कितना कॉम्पैक्टली डिज़ाइन किया गया है, कि ज़्यादा बड़ा टैंक नहीं है। मेरा पैर रखने के बाद भी मैं इंडिकेटर के आसपास ही हूँ, इंडिकेटर की लाइन के अंदर हूँ। यानी जब मैं बाइक को चलाऊंगा तो मेरा ना तो ज़्यादा पैर बाहर निकला होगा, ना मेरी बॉडी बाहर निकली होगी, ना हैंडल ज़्यादा वाइड है। हैंडल को अभी चेंज किया गया है हाल ही में, ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है और एजाइल बना दिया गया है बाइक को। मतलब सिटी में अगर आप बाइक को चलाना चाहते हैं तो ईजिली निकल सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो एग्जॉस्ट दिया है, आजकल की बाइक्स में एग्जॉस्ट है तो बहुत लंबे होते हैं या तो बहुत मोटे एग्जॉस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है उसका साइज भी बहुत छोटा है और यहाँ पे बहुत लंबा भी नहीं है कि वो टायर तक निकल जाए या फिर पीछे तक पहुँच जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर तरीके से ये बाइक कॉम्पैक्ट है, एजाइल है, सिटी में निकालने के लिए, चलाने में, ट्रैफिक में चलाने के लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल है। और जहाँ पर वेट की बात है तो इस बाइक का जो वेट है वो जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का वेट होता है 200 किलो, 190 केजी, 195 केजी, उन सब के मुकाबले ये बाइक बहुत हल्की है। कितना वेट है इसका? इसका जो कम वेट है वो 181 केजीज का है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 181 केजी 350 सीसी का बाइक है, तो भाई उसके हिसाब से तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट मोटरसाइकिल है। तो अगर आप सिटी में चलाने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे नॉर्मल 150-200 सीसी वाली बाइक नहीं लेनी, मुझे 350 सीसी वाली बाइक चाहिए और सिटी में भी चलाना है, तो ये एक अच्छी बाइक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर अब बात करी जाए कि भाई सिटी के लिए लाइट वेट है, एजाइल है, कॉम्पैक्ट है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और कि अगर 350 सीसी का इंजन हीट करे और आप लोगों को चलाने में प्रॉब्लम हो, बार बार गियर शिफ्ट करना पड़े, तो इतनी भारी बाइक में तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब इस सवाल का जवाब ये है कि हाल ही में इस बाइक के अंदर ये अपडेट्स किए गए हैं कि जो पहले आपको क्लच दबाना पड़ता था और मेहनत करनी पड़ती थी, अब देख सकते हैं कितनी आसानी से अगर मैं लेफ्ट हैंड से भी यहाँ पर इजीली 2 उंगली से भी पकड़ के क्लच दबा रहा हूँ तो यहाँ पर इजीली क्लच दब जाता है। जिसकी वजह यह है कि इसके अंदर स्लिपर और असिस्ट क्लच ऐड किया गया है, जिससे जो शिफ्टिंग है, जो मतलब क्लच को दबाना है, वो और ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, ज़्यादा आपको दबाना नहीं पड़ता है। प्लस इंजन की हीटिंग की जहाँ पर बात है, देखिए 350 सीसी का इंजन है, कूलिंग तो देगा नहीं, लेकिन हीटिंग की जहाँ पर बात है तो भाई अगर बहुत एक्सट्रीम ट्रैफिक में घंटों घंटों चलाना है तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर आप आधा घंटा 1 घंटा ट्रैफिक में फंसते हैं, मैंने भी सभी हाल ही में इस बाइक को जब ट्रैफिक से लेके आ रहा था मैं, तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा में ट्रैफिक में फंसा रहा और दिल्ली में वैसे भी बहुत जाम लगता है, और फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये बहुत पेनफुल हो चुकी है बाइक, बहुत गर्मी आ रही है। हल्का फुल्का हीटिंग तो लग रही थी जो आपको किसी भी बाइक में फील हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हीटिंग भी नहीं है। और इंजन भी जे सीरीज़ वाला इंजन है, बहुत रिलायबल इंजन है। 350 सीसी का ये इंजन रॉयल एनफील्ड अपनी बाकी सारी बाइक्स में भी देती है। तो जहाँ पर पावर फिगर्स की बात है वो भी अच्छी है,
इंजन 349 सीसी का एयर ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क है। तो भाई इंजन भी अच्छा है, शिफ्टिंग भी अच्छी है, स्मूथ पावर डिलीवरी है और हीटिंग इश्यूज भी नहीं है। तो भाई इंजन भी काफ़ी कमाल का है। अब हीटिंग नहीं है, बाइक चलाने में एजाइल है, लेकिन बैठना तो आपको सीट पर ही पड़ता है। और जब इतनी भारी बाइक्स के सस्पेंशन में जाती है तब तो भाई प्रॉब्लम होगी ना, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में इस बाइक की सीट में भी अपडेट कर दिया गया है। और वो अपडेट ये था कि जो पहले लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि यार बहुत पतली सीट मिलती है, एक तो वैसे ही इतनी कॉम्पैक्ट बाइक है, सीट भी पतली मिलेगी तो फिर वो जो कंफर्ट होता है वो पूरा लूज हो जाता है। और पिलियन के लिए ग्रैब रेल हैंडल तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे जो है इस तरीके से दिखाई पड़ती है, इस कर्व में मिलती है सीट। तो यहाँ पर जब सीट पे बैठते थे तो वो भी पतला फील होता था, आप लोग यहाँ पर लड़ते थे। लेकिन अब क्या है कि जो सीट है इसको चेंज कर दिया गया है, इसको पूरा डेंस फॉर्म के साथ लेकर आ गए हैं, जहाँ पर आप दबा के भी देखेंगे दोनों तरीके से इतना ज़्यादा फोम दब रहा है कि पूरी बाइक हिल रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है, आप वेट भी देख सकते हैं कि कितना वेट है। ये देखिए, वेट तो बाइक का 181 kg का मिलता है, लेकिन यहाँ पर सीट और बेहतर हो चुकी है। प्लस जहाँ और बात आती है कि भाई अगर इतनी भारी बाइक को मैं गड्ढों में लेके जाऊंगा तब तो अनकंफर्टेबल फील होगा ना, लेकिन नहीं फील होता है। इसकी वजह यह है कि हाल ही में सस्पेंशन के अंदर भी चेंज किए गए हैं, पीछे के सस्पेंशन भी बेहतर हो चुके हैं, इंप्रूव हो चुके हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ बची है। जहाँ पर बाइक के इंजन की बात हो चुकी है, इंजन भी स्मूथ है, शिफ्टिंग भी स्मूथ है, कंफर्ट भी मिल रहा है और लाइट वेट एजाइल मोटरसाइकिल है, तो फिर क्यों नहीं आप इसको सिटी में चलाएंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तकरीबन 3 से 4 हंटर जा चुकी है, पिछले आधे घंटे के अंदर हंटर 4 निकल चुकी है यहाँ से, और मैं दिल्ली के अंदर हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा लोग हंटर यूज़ कर रहे हैं, सिटी में भी लोग चला रहे हैं और हाईवे क्रूजिंग भी कर रहे हैं। तो एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन रॉयल एनफील्ड ने बनाया है कि जो पहले 350 सीसी की जो क्लासिक लोग दिया करते थे, जिससे क्लासिक लोग सिटी में भी चलाते थे, लेकिन वहाँ पे जो भारीपन फील होता था वो इसके अंदर नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, आप चाहते हैं कि भाई मुझे 350 सीसी की बाइक चाहिए लेकिन बहुत हैवी मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये बाइक को बनाया गया है और बहुत ही कमाल की मोटरसाइकिल है। जब आप बाइक को लेने का प्लान करेंगे तो राइड करके भी ज़रूर देखिएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई रॉयल एनफील्ड की जो हंटर मोटरसाइकिल है, इसके अंदर जब आप पहले बाइक्स देखते थे रॉयल एनफील्ड की, जो लोग इसको लेते थे वो ज़्यादातर क्लासिक पसंद करते थे, क्रोम फिनिश वाली बाइक लेना चाहते थे। लेकिन आजकल यंगस्टर्स रॉयल एनफील्ड को बहुत पसंद करने लगे हैं। वजह यह है कि बाइक पहले क्लासिक हुआ करती थी, अब क्लासिक के साथ साथ मॉडर्न भी हो चुकी है, जिसको नियो रेट्रो कहते हैं। और आजकल की टर्म्स में अगर बात करें तो रेड रोडस्टर मोटरसाइकिल कहते हैं, जो स्ट्रीट पर चलाने के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। और नया टर्म आया है स्ट्रीटस्टर, यानी ये बाइक स्ट्रीट पे चलने के लिए भी अच्छी है और रोडस्टर जैसी दिखने वाली मोटरसाइकिल है, तो ये काफ़ी स्ट्रीटस्टर बाइक मोटरसाइकिल है। मतलब ये है कि देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जब दूर से आप बाइक देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत थॉटफुल सी चीज़ है, बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिटेल्स दिख रहे होंगे टैग पे, यहाँ पर येलो, ब्लू और ग्रीन कलर है और ये कलर व्हाइट पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी सेम आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन दिखेगा, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाइट। यहाँ पर व्हाइट टैंक है, व्हाइट। फिर यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन, ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है एलॉय व्हील्स पे, जब एलॉय व्हील्स ऑलरेडी ब्लैक है, पूरा बॉडी ट्रीटमेंट आपको शुरू से लेके आखिरी तक ब्लैक दिख रहा है। चाहे वो मीटर हो ये भी ब्लैक है, इंडिकेटर्स हो ये भी ब्लैक है, एलॉय व्हील्स हो ये भी ब्लैक है, फोक गेटर्स भी ब्लैक है, सस्पेंशंस भी यहाँ पर पीछे के ब्लैक कर दिए गए हैं, एग्जॉस्ट भी ब्लैक है, फुट पैक्स भी ब्लैक है। फुट पैक्स तो भाई या तो रबर के कलर का होता था या फिर क्रोम कलर का होता था, स्टील कलर का होता था, लेकिन ये जो मेटल वाला है ये मेटल में भी ब्लैक है। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं बट ज़्यादातर डिटेल्स बहुत ही कमाल की हैं कि भाई ये चीज़ पूरी तरीके से फॉलो कर रही है कि बहुत स्टाइल जो है बाइक का वो बना रहे। और अभी हाल ही में तो अपडेट कर दिया गया है और स्टाइलिश कलर्स, जहाँ पर एक तो कलर मेरे सामने खड़ा है जिसको रियो वाइट कहते हैं, यानी जो ब्राज़ील वाला रियो है उस पर ये नाम बनाया गया है। दूसरा जो है वो लंदन रेड है और तीसरा टोक्यो जो जापान वाला टोक्यो है, टोक्यो ब्लैक। तो 3 कलर दिए हैं, बहुत ही कमाल के नाम भी हैं, कलर भी हैं, ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे आते हैं और टोटल 7 कलर ऑप्शंस बाइक के अंदर आते हैं। तो भाई अब ये है कि चीज़ें बदल रही हैं और रॉयल एनफील्ड भी बदल रहा है कि ना सिर्फ क्लासिक बल्कि आपको रोडस्टर और स्टाइलिश मोटरसाइकिल भी देने लगा है। तो आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो ये फील चाहते हैं कि भाई मुझे अगर बाइक स्टाइलिश मिल रही है तो मुझे आजकल की मॉडर्न टेक्स भी देखने को मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ लुक्स मुझे मॉडर्न दिए जाए बट जो फीचर वगैरह हो वो क्लासिक वाले ही मिले, जहाँ पर मुझे डिजिटल मीटर वगैरह ना मिले। लेकिन जब आप करीब आएंगे तो आपको नजर आएगा
यहाँ पर जो बाइक है इसके अंदर दो पॉड्स मिल रहे हैं, एक बड़ा मीटर है, एक छोटा मीटर है। यहाँ पर जो बड़ा मीटर है ये सेमी डिजिटल है, मतलब यहाँ पर डिजिटल बीच में मिल रहा है, एनालॉग ऊपर मिल रहा है, और राइट में यहाँ पर ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है, और ये गूगल मैप से सिंक्ड है। मतलब ये है कि जब आप इसके अंदर मोबाइल ऐप से सिंक करके मैप्स चलाते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन चलाते हैं, तो ये मैप्स गूगल मैप वाला मैप इसके अंदर चलता है और कलर मैप चलता है। बाकी बाइक्स की तरह नहीं जहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को कलर डिस्प्ले मिलता है, TFT डिस्प्ले मिलता है, और अंदर आप लोग को जो है वो सेमी एनालॉग देखने को मिल जाता है। तो भाई ये चीज़ तो बहुत कमाल की है कि क्लासिक और रोडस्टर मोटरसाइकिल है, प्लस यहाँ पर आप लोग को फीचर भी मॉडर्न देखने को मिल रहा है। और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आजकल यंगस्टर्स को, भाई LED लाइटिंग सेटअप होना चाहिए। तो क्या LED मिलता है? बिल्कुल, इसके अंदर LED लाइटिंग सेटअप मिल रहा है। पहले हेलोजन मिलता था, अब विजिबिलिटी भी ज़्यादा बेहतर है, स्टाइलिश भी लग रहा है। और जहाँ पर ब्रेकिंग की बात हो, आजकल लोग सेफ्टी भी देखते हैं कि यार सिर्फ चीज़ें मुझे अच्छी ना मिले, मुझे सेफ्टी भी मिलनी चाहिए, चाहे वो कार हो या बाइक हो। यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रही है, 2 डिस्क ब्रेक है। यहाँ पर आगे सिंगल डिस्क ब्रेक है 300 mm की, पीछे 270 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है, और डुअल चैनल ABS मिल रहा है। मतलब ये है कि ब्रेकिंग जब करेंगे तो आप लोगों को वो भी बहुत अच्छा जो है फील होती है, सेफर फील होती है बाइक जब आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो भाई मेरे हिसाब से इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं फीचर वाइज। LED हेडलाइट, LED टेल लाइट्स, इंडिकेटर यहाँ पे हेलोजन ही मिलते हैं, लेकिन सारे वो ज़रूरत के फीचर मिलते हैं जो आपको चाहिए। बाकी टैंक की अगर बात करें तो 13 लीटर का टैंक दिया जाता है। तो फीचर वाइज भी बाइक के अंदर कोई कमी नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने फीचर आप यूज़ करते हैं वो सारे फीचर यहाँ पर मिलेंगे। और अभी आसानी के लिए मैंने आपको बताया स्लिपर एंड असिस्ट क्लच भी ऐड किया गया है, जिससे गियर शिफ्टिंग और आपका जो हैसल था बार बार क्लच को दबाने का, वो भी अब कम हो चुका है। तो ये सारे पॉजिटिव साइड थी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की, जो मुझे चलाने के बाद, देखने के बाद फील हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। और अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो मुझे लगता है और बेहतर हो सकती थी, या फिर वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई इंप्रूवमेंट एरियाज हैं और कमी भी है। पहली चीज़ के बारे में बात करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप इस बाइक को सिटी में तो चला सकते हैं, सिटी में चलाने के लिए बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, हाईवे पे भी आप लोग ओकेजनली चला सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि यंगस्टर्स बाइक को तेज़ चलाते हैं। अब जब आप बाइक को तेज़ चलाएंगे, जहाँ पर 80-100 के आसपास जब बाइक को चलाएंगे, तो आपको वो अनस्टेबिलिटी फील होने लगती है, क्योंकि बाइक का साइज़ तो कॉम्पैक्ट है, बाइक के अंदर वाइज़र वगैरह नहीं मिलता है, और हैंडल जो छोटा कर दिया गया है। जब आप बाइक को चला के देखेंगे तो आप ये बात ज़्यादा समझ पाएंगे कि भाई थोड़ा सा बाइक लहरने लगती है जब आप ज़्यादा स्पीड्स पे आते हैं, क्योंकि आपको विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर बैठना पड़ता है, बहुत ध्यान से बाइक को चलाना पड़ेगा, केयरफुली चलाना पड़ेगा, वरना फिर आपके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ है कि बाइक के अंदर आप लोग को स्टेबिलिटी का थोड़ा सा हाई स्पीड पे इशू हो सकता है, क्योंकि कोई वाइजर वगैरह नहीं है और स्ट्रीट मोटरसाइकिल है, कुछ भी यहाँ पर काउल वगैरह भी नहीं है, तो पूरा आपको ब्लास्ट रहता है। और आपके अगर हेलमेट वगैरह के फ्लैप खोल रखें तो फिर आपको और ज़्यादा जो है अनस्टेबिलिटी फील होगी। तो भाई ये चीज़ है कि मुझे हाई स्टेबिलिटी, अगर 350 सीसी की बाइक कोई ले रहा है तो सिर्फ सिटी में चलाने के लिए तो नहीं ले रहा होगा, उसे ओकेजनली हाईवे राइड्स भी करनी होंगी। हाईवे राइड्स के लिए बाइक आप चला सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो कंफर्ट मिलेगा, लेकिन हाई स्पीड पे आपको अनस्टेबिलिटी भी देखनी पड़ सकती है। और अब अगर बात करते हैं कि भाई देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर एक बड़ा अपडेट हुआ है, जहाँ पर सीट को अपडेट कर दिया गया है, लेकिन सीट को अपडेट करने के साथ साथ थोड़ा सा छोटी भी फील हो रही है। वजह यह है कि पीछे की जो थिकनेस है इसको बढ़ा दिया गया है। अब पीछे जब पिलियन बैठ रहा है, जो यहाँ पर आप पार्टीशन भी देख सकते हैं कि यहाँ तक तो राइडर बैठ रहा है और यहाँ पर पिलियन बैठ रहा है। अगर मेरी तरह कोई मोटा पिलियन है तो पीछे जब वो बैठेगा तो भाई ये तो चीज़ है कि यहाँ पर आप लोग बाहर निकल जाएंगे। मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा कंफर्ट है। अगर मैं यहाँ से बैठता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ये देखिए, आपको मैं बाहर जाता हुआ दिखाई दूंगा। अगर मैं इस तरह बैठता हूँ, यहाँ तक भी पिलियन आ रहा है, तो टैंक का जो साइज़ है, वो लेंथ जो यहाँ पर दी गई है, ये थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। और सीट का जो लेंथ होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी और चौड़ी हो सकती थी। यहाँ पर डेंसिटी तो बढ़ गई है फोम की, लेकिन चौड़ी नहीं हुई है, और पिलियन के लिए कंफर्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में बदल चुका है। तो अब ये थोड़ा सा कंफर्ट जो है, ये भी एक इशू है जो कि और बेहतर हो सकता था अगर सीट को चेंज करने के साथ साथ थोड़ा पोजीशन का भी ध्यान रखा जाता। अब हालांकि ये रोडस्टर मोटरसाइकिल है, इसके अंदर इसी तरीके से आपको जो एर्गोनॉमिक्स से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एज ए पिलियन या फिर एज ए कमी अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो मुझे लगता है कि और इम्प्रूव हो सकती थी। अब भाई ये बाइक देखा जाए तो बहुत ही कमाल की मोटरसाइकिल है, ऐसे सच कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं भाई फिट एंड फिनिश की, अब जहाँ पर रॉयल एनफील्ड की फिट एंड फिनिश की बात होती है तो थोड़ा बहुत तो आपको देखने को मिल जाता है, उसी तरीके से इस बाइक के अंदर मिलता है।
अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लैक ट्रीटमेंट दिख रहा है, अब हालांकि ये 350 सीसी की बाइक है, इस बाइक का प्राइस भी बहुत कॉम्पिटिटिव तो रखा ही गया है, पैसा वसूल भी है, लेकिन जहाँ पर बात होती है पैसे खर्च करने की, तो अगर आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जहाँ पर तकरीबन 1,66,000 रुपये का टॉप मॉडल इसका आता है, 1,66,000 रुपीज़ का, तो उसके हिसाब से तकरीबन 1,80,000 रुपये तक अगर आप टॉप मॉडल खरीद रहे हैं, एक्सेसरीज वगैरह भी लगा रहे हैं, तो फिर भाई उतने पैसे में आप लोगों को थोड़ा फिट एंड फिनिश या फिर साइड मिरर भी और बेटर मिल सकता था। यहाँ पर जो मिरर है इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्रोम नहीं है, लेकिन जो क्रोम में फील होता है, जो फिनिशिंग आती है वो ज़्यादा बेटर आती है। यहाँ पर तो वही जैसे नॉर्मल बाइक्स के अंदर जो फिट एंड फिनिश वाला मिलता है, जब मैं इसको बजा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो ये प्लास्टिक वाला फील हो रहा है और प्लास्टिक ही फील हो रहा है। प्लस इस तरफ जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर जब आप आके देखेंगे इस तरफ से, तो आपको नज़र आएगा कि भाई इसके अंदर तो बहुत बड़ा पैनल गैप मिल रहा है, और जहाँ पर ये वायरिंग और ये टेप वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो सीट का पोजीशन में इशू लग रहा है कि यहाँ पर इतना बड़ा गैप क्यों दिया गया है। अगर ये बॉक्स बनाया ही था तो ये आगे ऊपर तक कंप्लीट किया जा सकता था। तो भाई ये सारी चीज़ें देखने को आती हैं कि जब प्रीमियम बाइक है, 350 सीसी की मोटरसाइकिल है, और फिनिशिंग ऐसी हो जहाँ पर ये वायरिंग दिख रही हो, टेप्स दिख रहे हो, और ये इस तरीके से साइड मिरर दिया जा रहा हो जो इतना प्रीमियम फील ना हो रहा हो, और कहीं से पैनल गैप यहाँ पर है, यहाँ पर भी पैनल गैप है, जो चीज़ और बेटर हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी हैं जो किसी भी बाइक को लेके, अगर एक 350 सीसी की मोटरसाइकिल है, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं एक प्रीमियम मोटरसाइकिल देख रहा हूँ, लेकिन जो वायरिंग ओपन दिख रहे हैं यहाँ से, ये इतना बड़ा वायरिंग का जो यहाँ पर टेप लगा रखा है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है और बेटर हो सकता था, जिससे हम इस बाइक को और प्रीमियम कह सकते थे। हालांकि इस बाइक के अंदर प्रीमियमनेस में तो ऐसा मेजर कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन होती हैं, जो आपको शायद जल्दी कोई बताता नहीं है जब आप डीलरशिप पे जाते हैं, या फिर आपके फ्रेंड भी कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं, जब आप प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई क्या वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपका ध्यान ही नहीं गया था। तो भाई अगर फाइनल बात करता हूँ कि भाई और क्या चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, देखिए इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी जब आप राइड करेंगे तब आपको फील होती है। अभी खड़े खड़े आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि जब आप सस्पेंशन को चला के देखते हैं, जब बाइक को चला के देखते हैं, तो सस्पेंशन जो फील होता है रियर वाला, हालांकि इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, लेकिन फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन नहीं मिल रहा है, जो कि एक मिस है। अब यूएसडी सस्पेंशन होता तो थोड़ा सा और आपको कंफर्ट मिलता है ना, तो वो अपना अपसाइड डाउन फोर्स हो जाते, लेकिन यहाँ पर आप लोग को सस्पेंशन जो है पीछे आगे यूएसडी नहीं मिल रहा है। रियर में जो डुअल स्प्रिंग्स यहाँ पर दी जा रही हैं, इसके अंदर अभी थोड़ी सी स्टिफनेस फील होती है। जब बाइक को आप चलाएंगे तो आपको लगेगा यार थोड़ा सा स्टिफनेस इसके अंदर आ रही है, मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा और स्मूथ हो सकता था। सीट में कुशनिंग तो बेटर हो गई है, लेकिन जो स्टिफनेस है वो अभी बरकरार है। सो अब बाइक के अंदर ब्रेकिंग सेटअप के अंदर तो डुअल चैनल एबीएस दिया जा रहा है, लेकिन जब आप बाइक को चलाते हैं और डुअल चैनल एबीएस इसके अंदर जो दिया जा रहा है, उसके अंदर आपको टायर को लॉक नहीं होना चाहिए था, और वो बाइक उसी जगह पे एकदम जम जानी चाहिए थी, फ्रीज हो जानी चाहिए थी। लेकिन जहाँ पर बात होती है ब्रेकिंग की, तो आप जिस जगह पे ब्रेक मारना चाहते हैं थोड़ा उससे आगे ही निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ब्रेकिंग बाइट और एक्यूरेसी बेटर हो सकती थी। लॉक नहीं होना चाहिए, लॉक नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल जो और बेटर ब्रेक इसके अंदर दी जा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बाइक के अंदर इंप्रूवमेंट के अभी गैप्स रहते हैं, जो और बेटर की जा सकते थे। ऐसे कस्टमर भी अगर इस बाइक को देखता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे फील होती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, सवाल ये है कि इस बाइक को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्या इसके अंदर इतनी बड़ी कमी है जिसको वजह से आपको ये बाइक को छोड़ देना चाहिए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये बाइक आ रही है, लाइट वेट है, सिटी राइडिंग के लिए अच्छी है, हाईवे राइडिंग के लिए इतना रिकमेंडेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बाइक के अंदर एज सच कोई बहुत मेजर कमी नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि भाई आप उसको हटा दीजिए। देखिए गैप्स हो सकते हैं, कहीं कहीं आपको इश्यूज दिख सकते हैं, लेकिन हर बाइक में वो इशू होते हैं, हर कॉइन के दो साइड होते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है। लेकिन अगर बाइक पसंद आती है, जब आप जाते हैं डीलरशिप पर चला के देखते हैं, देन आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन चलाकर क्या फील हो रहा है, किस तरीके से एक्सेलरेशन है, स्पीड क्या है, सारी चीज़ें वो मैं आपको राइड रिव्यू में बताता हूँ और दिखाता हूँ। हो सकता है कि वो चैनल पे ऑलरेडी पड़ चुकी हो, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं आई है तो बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को एक बटन दबा के नोटिफिकेशन दबा दीजिए बेल, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रही। आज की इस वीडियो में यही था। जाने से पहले मोटोनॉमिक्स इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, मोटोनॉमिक्स1 डालकर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल फ्री है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग हंटर लेने का प्लान कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।